हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। फाइनली जो है कल जो है नाम का जो है सिलेक्शन हमने कर लिया। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों का मतलब कहना था कि सर जो है आप जो है बढ़िया से कोई नाम आप रखिए जो है चैनल का। तो अब जो फाइनली जो है नाम अब डिसाइड हो गया है, इंडियन ग्रोथ स्टडी। ठीक, अब ये हमारे चैनल का ये नाम रहेगा। ठीक है, अब इसी प्लेटफॉर्म में हम पे जो है आपको जितनी वीडियोज हैं मतलब पहले भी मिलती थी, मतलब इस नाम पे अब ये चैनल रहेगा, ये परमानेंट। ठीक है, अब डिसाइड कर दिया। इसीलिए जो है अभी तक हमने किसी वीडियो में जो है चैनल का मतलब नाम नहीं बोला था। ठीक है, इससे पहले जो भी नाम रखे थे। ठीक है, अब ये नाम डिसाइड हो गया है, अब ये यही नाम रहेगा। ठीक, चलिए जो अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो जहाँ तक हम देखे थे, अब उसके आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे पहले देखिए, हालांकि ये इतना तक हम कल पढ़ लिए थे। ठीक है, 43 या 44 तक पढ़ लिए थे, लेकिन जो है हम जो है आज इसलिए इसको हम मतलब मेंशन कर किए हैं, आज हम आपको पूरे याद कराने पर भी जोर देंगे। ठीक है, कल तो हम सिर्फ समझाने में ज्यादा टाइम चला गया था, और इसीलिए जो है आज हम याद कराने में ज्यादा जोर देंगे। बाकी समझाएंगे तो बिल्कुल समझाएंगे। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट पूरा लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इससे पहले हम 44 तक पढ़ाए थे, लेकिन अब थोड़ा आपको पीछे चलें क्योंकि उससे 43 वाले में कुछ छूट गया था हमसे। ठीक है, उसी को आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें देख पहली बात तो ये भी था कि हम इससे पहले कुछ छूट गया था कि मूल नीति निर्देशक तत्व तो चल रहा था डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, ये संविधान में यहाँ जो है ये वर्णित किया गया। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया, और आयरलैंड ने इसको जो है कहाँ से लाया था, स्पेन से। ठीक है, तो आयरलैंड जो है 1937 में जो अपने यहाँ जो नीति निर्देशक तत्व का जो उसने इम्प्लीमेंट अपने यहाँ कर लिया था। ठीक है, इसको अपना लिया था। ठीक, वहीं जो है भारत ने भी मतलब आयरलैंड से जो है मूल डीपीएसपी को लाया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं 43 से। ठीक है, 43 में हम पहले देखते हैं 43 क्या था, निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या था, निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब आप किसी को इतने मतलब जैसे आप किसी को जॉब दे रहे हो, किसी को नौकरी किसी मतलब दे रहे हो, आप कम से कम उसको इतना मतलब उसको पेमेंट आप करिए, उसका इतना मतलब उसको दीजिए कि उसका जो है जीवन यापन उचित रूप से चल सके, वो कम से कम जिंदा रह सके, मतलब अच्छे जिंदा ना रह सके, मतलब अच्छे से वो रह सके। ठीक है, उसको थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अपने मेंटेन कर सके। ठीक है, इसीलिए 1948 में जो है न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम जो है भारत में लाया गया था। ठीक है, तो इसी में ठीक, और 1976 में जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम लाया गया था। आप चाहे तो इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, इसी को देखते हुए न्यूनतम पारिश्रमिक एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, 1948 में। ठीक है, और समान पारिश्रमिक जो है अधिनियम 1976 में वो लाया गया था। ठीक है, अब ये चीज हो गया निर्वाह योग। अब इसमें 2-3 और प्रावधान किया गया था। ठीक है, एक 43 का खा है, सॉरी 43 का का। ठीक है, 43 है तो 43 का का। 43 क्या है, उद्योग धंधों में कामगारों की भूमिका। उद्योग धंधों में कामगारों की भूमिका मतलब जो है राज्य सरकार को या सरकार को ऐसे मतलब उद्योग धंधों का प्रावधान करना चाहिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है लेबर लोगों को मतलब मैन पावर की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े। ठीक है, और ये चीज ठीक, तो देखते हैं जो उद्योग धंधों कामगार। ठीक है, तो राज्य ऐसा प्रावधान करे, जैसे छोटे छोटे उद्योग लगाए या बड़े उद्योग भी लगाए, तो वहाँ पर ऐसे व्यवस्था करे कि ज्यादा ज्यादा मैन फोर्स की मतलब मैन लोगों की या आदमी लोगों की ज्यादा ज्यादा वहाँ जरूरत पड़े। ठीक है, ये कह रहा है कामगारों की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री लग रही है, लग रही है, वहाँ जो प्रोडक्शन करने के लिए जो है विदेशों से जो अरबों खरबों मशीनें आ जा रही हैं, जहाँ जो है 500 लोगों का काम होता था, वहाँ जो एक मशीन काम कर दे रही थी, क्या इसी और जो बेरोजगारी बढ़ रही है जो है। अब यहाँ तो ठीक है, जैसे भी कोई चीज खुदाई करना होता था, नहर वगैरह तालाब वगैरह, तो वहाँ क्या होता था, मनरेगा में लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब जेसीबी आ गई, जितना जो 500 लोग दिन भर खोदेंगे, इतना एक जेसीबी जो है जाके दिन भर में मतलब खुदाई कर देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस पर सरकार को मतलब राज्य को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वैसा उद्योग कामगारों मतलब उद्योग धंधों का ऐसा प्रावधान करें कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार मिल सके। ठीक है, उनको जो है भूमिका वहाँ बनी रहे। ठीक, इसी तरीके जो है 43 के
खा, ठीक, 43 का ये का हो गया, 43 का खा। इसमें क्या है, सहकारी समिति। सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव टाइप में होते हैं, मतलब जैसे स्थानीय लेवल पर जो है, जो कुछ महिलाओं का जैसे ग्रुप बना दिया जाता है या कुछ पुरुषों का ग्रुप बना दिया जाता है, तो उनको क्या करता है, उनको सरकार जो होती है, उनको उनको सरकार जो है प्रशिक्षण देती है और उनको जो है कुछ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है कि आपको हम ये चीज, जैसे आपको मुर्गी पालन करना हुआ या भैंस पालन करना हुआ, बकरी पालन करना हुआ, ठीक है, या मछली पालन करना हुआ, तो सरकार क्या करेगी, आपको मतलब आप छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए, सरकार आपको बढ़िया ट्रेनिंग देगी और आर्थिक रूप से सहायता भी देगी आपको। जैसे आपको किसी मछली पालन वगैरह करना हुआ, तो सरकार अगर आपको एक ऐसा काम करते हैं तो आपको इसके सरकार को भारी भरकम जो है आपको लोन देती है और उस पर जो है अच्छा खासा सब्सिडी भी देती है। यहाँ तो कुछ सेक्टर में ऐसा भी है कि जैसे झींगा मछली उत्पादन करते हैं तो 50% जो है लोन माफ ही हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वाटर लेवल जो है पानी का ऊपर रहता है, इसे पर्यावरण मतलब जो पर्यावरण जो होता है इसको बहुत लाभ होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं 44 क्या है, 4444 है, मतलब 7 मतलब क्या है, समान सिविल संहिता, ठीक, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, ठीक। तो इसका कहने मतलब ये है कि जैसे दो तरीके से मतलब कानून होते हैं, एक होता है जो है दंडात्मक कानून होता है, एक फौजदारी वाला हो गया, दीवानी वाला हो गया। तो इसमें जो है ये पूरे देश में मतलब एक ही तरीके से है, ठीक है। CRPC या IPC जो धारा है वो एकदम चल रही है भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहने मतलब है जैसे और विभिन्न जाति धर्मों समुदाय में जो है उनके जो विवाह हो गया, तलाक हो गई, उनकी जो पद्धति है उसको एक किया जाए, ठीक है। जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, वसीयतनामा हो गया, ये सब करना हो गया, संपत्ति का बंटवारा वगैरह हो गया, उत्तराधिकार संबंधी कोई मामला हो गया, तो ऐसे मामलों को जो सरकार जो है एक जो नियम कानून में उसको बांधे, इसको पिरोए, ठीक है। ऐसे वो व्यवस्था करे। और ऐसा करने वाला जो है अपने भारत में पहला राज्य जो गोवा था। गोवा इसलिए था क्योंकि 1961 तक जो वहाँ पुर्तगालियों का कब्जा था, वहाँ ईसाई लोग रहते थे, तो अपना जो है वो कॉमन सिविल कोड बना लिए थे, ठीक है। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आज़ादी के बाद पहला अगर कोई राज्य था जिसने कॉमन सिविल कोड लागू किया अपने राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य था। कौन? उत्तराखंड। उसके बाद जो है असम ने भी इसको लागू किया अपने यहाँ, ठीक है। ये चीजें हो गई इसमें, ये हो गया आसान। फिर देखते हैं 44 खत्म हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं, हालांकि देखो कॉमन सिविल कोड जो है मोदी गवर्नमेंट ने मतलब इससे पहले जो है चुनाव से पहले 2024 में तो सरकार ने जो है इसको लागू कर दिया जरूर जो है, लेकिन जो है फिर उसको जो है थोड़ा मतलब क्या विरोध वगैरह होने लगा, तो इसको जो है संसदीय जांच समिति में इसको भेज दिया गया, ठीक है। इसलिए जो पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, मतलब जमीनी स्तर पर ये नहीं मतलब लागू हो पा रहा। बाकी सरकार तो पूरा प्रावधान कर ही ली है क्या कैसे करना है, ठीक है। देखो कब लागू होता है, बाकी मतलब धरातल स्तर पर कब वो शुरू हो जाता है, ठीक। अब 44 हो गया। अब देखते हैं 45 इसमें क्या है, इसमें है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करे। कौन करे? राज्य मतलब सरकार करे या राज्य करे, ठीक है। तो जैसा उनको पता है, जानते होंगे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जो है सरकार ने मान ली और जो है इसको जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क मतलब शिक्षा उपलब्ध कराने को अधिकार को क्या कर दिया? मूल अधिकार बना दिया। जब मूल अधिकार बना दिया तो यहाँ से जो इसका प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये वाला प्रावधान क्या हुआ, उठाकर इसको कहाँ चला गया, ये चला गया मूल अधिकार में। जब मूल अधिकार में चला गया 86 संविधान संशोधन 2002 में इसको मूल अधिकार बना दिया गया, तो फिर यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा ये फिर जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनके जो है स्वास्थ्य की और शिक्षा का जो है उनका प्रावधान करना जो है राज्य का इसमें दायित्व है, ठीक है। इसमें यही चीजें अभी वर्तमान में बचा हुआ, ठीक है, और वो नहीं, ठीक। ये चीज हो गया। तो हमने बताया ना कि ये सारी चीजों को लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार से ये अपेक्षा की गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि जैसे जैसे राज्यों के पास जो संसाधन या धन जो है उनके पास आता जाएगा, वैसे वैसे जो है ये इसमें जो है ये जो नीति निर्देशक तत्व वो उसको जो है लागू कराते हुए चले जाएंगे। मतलब अपने राज्य के जो लोग हैं उनको वो देता हुआ चला जाएगा राज्य, ठीक है। ये अपेक्षा की गई है, ठीक। तो अब देखते हैं ऐसा क्या है,
मतलब जैसे बताया ना, इस जैसे कोई भी सरकार होगी तो उसको जो है आईना मतलब उसको काम करने को समझे ये लक्ष्य है कि मैक्सिमम चीज आप इसको डीपीएसपी को आप लागू कराइए। ठीक, आप आगे बताएंगे अभी और डिटेल में। अब देखते हैं 46 में क्या है। चैलेंज क्या है, एस सी एस टी ओबीसी। एस सी एस टी ओबीसी ये जो लोग हैं इनके जो है इनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से इनको उत्थान कराने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार जो है इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा गया। ठीक है, ठीक है, जैसे शिक्षा आर्थिक हित को इनको मतलब संरक्षित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो है ऐसे कह सकते हैं एस सी एस टी मतलब इसमें आरक्षण का प्रावधान है। ठीक, मतलब इसमें भी है। ठीक है, ये हो गया 46। अब होता है 47 क्या कहता है, मध्य मद्यपान निषेध, या जो है शराब का निषेध है, या इसे कह सकते हैं आप जो नशीली दवाएं मिलते हैं उन पर जो है सरकार जो है राज्य को प्रतिबंधित करे, उसको क्या करे, उसको प्रतिबंधित करे। जब उसको प्रतिबंधित कर देगा तो क्या होगा, जब शराब वगैरह नहीं पिएगा कोई तो क्या अच्छा पोषाहार उसको मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उसको। ठीक है, तो वही जो है इसमें कहा गया, जब न्यूट्रिशन मिलेगा उसका क्या होगा, स्वास्थ्य उसका एकदम बेहतरीन होगा, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त होगा। ठीक, इसमें क्या है, आरक्षण हो गया, एस सी एस टी बोलेगा। मद्यपान निषेध, जब मद्यपान निषेध करना वो छोड़ देगा तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो 47 बाद क्या आएगा, 48 आएगा। इसमें क्या है, फिर वो कृषि करेगा। क्या करेगा, कृषि पशुपालन। ठीक है, तो कृषि पशुपालन होगा। तो इसी में कहा गया है कि 48 में क्या, कृषि पशुपालन और उद्योग, कृषि पशुपालन और जो है क्या कहते हैं, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई है। ठीक है, कृषि कृषि करने का पशुपालन मतलब जो इसमें जो है पशुओं को क्या है, उनको संरक्षित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, यही चीज कहा गया है। और इसी में दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाया गया, और इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि गाय की हत्या पर रोक लगाई जाए। अगर ऐसा कुछ कानूनी प्रावधान हो जाता तब तो सरकार उसको फिर तो इम्प्लीमेंट कर ही देती जो है। ठीक है, तो हालांकि इच्छा शक्ति की बात है, अब कहा जाए सरकार क्या करे क्या नहीं। ठीक, तो ये कृषि पशुपालन हो गया। जब कृषि पशुपालन हो गए तो अब आप आगे बढ़िए। 48 का है, क्या है, 48 का भी एक प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है, अपने कृषि के करने के लिए अपने पशुपालन को अपना तो बढ़ावा दे हुए, तो क्या जो जंगल में जो पशु हैं, जो जीव जंतु, क्या उनको नहीं होगा, उनके लिए होगा। तो 48 का में है जो है वन्य जीव एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना, मतलब जो जंगली पशु हैं, जो जानवर, उनके जो है संरक्षण के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो है पर्यावरण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसी के तहत जो है इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये भी 1900 मतलब 42 संशोधन 1976 में इसको भी लाया गया था। इसी के तहत जो है वन्य जीव अधिनियम 1972 मतलब एक्ट पारित किया गया था। और इसी के तहत जो है विभिन्न जो योजनाएं सुनते होंगे, जैसे एलिफेंट योजना हो गई, गैंडा योजना हो गई, हाथी परियोजना हो गई, जैव विविधता अधिनियम हो गया, तो ये सब इसी के तहत जो है ये सब इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो इसी क्रम जैसे पहले देखते हैं और पर्यावरण एवं वन्य जीव को संरक्षण। ठीक, ये तो हो गया संविधान प्रावधान। इसी तरह जो है वन्य जीव संरक्षण कहे जो है 1972 में एक्ट पारित किया गया। और इसी तरह जो है टाइगर एक्ट मतलब बाघ परियोजना 1971 में आई गई। फिर हाथी परियोजना 1972 में आ गई। इसी तरह गैंडा परियोजना 1987 में आ गई। इस तरह से हाथी परियोजना 1992 में आई जो है। तो ये सब चीज है। इसी तरह कछुआ घड़ियाल वाला ये सारी परियोजनाएं जो है इसी तरह जो है धीरे धीरे मतलब सरकार उसमें मतलब लाती गई। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम हो गया 2002। ठीक, ये चीज हो गया। अब ये चीज हो गया भैया। ठीक, फिर जो 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल हैं, ठीक है, जो ऐतिहासिक महत्व के जो स्थल हैं, तो उनको जो सरकार क्या करेगी, संरक्षित करेगी या उसको संवर्धन करेगी, उसको बढ़ावा देगी। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक महत्व स्थल हो गए, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, और जो है तो जो दक्षिण बहुत सारे बड़े बड़े जो मंदिर हैं, ये सब चीज जैसे होयसल मंदिर हो गए, ठीक है, कोणार्क मंदिर हो गया, ठीक है, ये सब भी आप जानते रहिए जगह। ये सब चीजों क्या है, ये राष्ट्रीय महत्व के धरातल स्थल है। इसको जो है सरकार जो है संरक्षित करेगी, उसको बढ़ावा देगी। ठीक, इसमें यही कहने का अल्लाह 49 हो गया। अब 50 क्या है, 50-50 फिर मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनका दोनों का जो काम अलग होगा, इनका दोनों का फिर कोई तालमेल नहीं रहेगा। ठीक है,
कार्यपालिका मतलब है जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, आप जो आगे जितने IAS IPS जो अधिकारी हो गए, पालिका उनके नीचे जितने कर्मचारी हो गए, जितने विभाग हो गए, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सेना वाले विभाग हो गया, ये सब जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। बाकी न्यायपालिका जैसे जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये चीजें हैं। तो ये सब दोनों का काम अपना आपस में बटा हुआ है, ठीक है, ये चीजें हो गया। अभी हो गया, अब देखो ये पूरे देश में अब आपने तो सब चीजें कर लिया, इम्प्लीमेंट वगैरह कर लिया, तो अब क्या कर, अब आपको दायित्व बनता है ना विश्व में भी जो है आप कुछ ना कुछ प्रावधान करिए। इसलिए 51 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। इसी तरह जो है अगर कोई दो देश लड़ रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं, जैसे भी इजराइल हमास या लेबनान चल रहा है, रूस यूक्रेन में चल रहा है, तो कभी देखते नहीं रूस क्या कहते हैं, यूक्रेन वाला जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की महोदय, वो कहते नहीं है कि भारत चाहे मध्यस्थता करके जो है युद्ध हमारा समाप्त करा सकता है, लेकिन उनका अजब कहानी है। वो भी कहते हैं जो इसमें रूस से युद्ध हो रहा है और रूस से हम बात नहीं करेंगे। बताओ जब रूस से युद्ध हो रहा है, युद्ध से बात ही नहीं करोगे रूस से, तो कैसे आपको युद्ध जो है समाप्त होगा, ठीक। ये चीज इनका कहने का मतलब है, ठीक। तो ये चीज हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता। मध्यस्थ समझौता मतलब है जैसे पंचशील समझौता किया तो 1954 में कौन, भारत ने किससे किया था, चाइना से। तो पंचशील समझौता कर लिया था कौन, पंचशील समझौता, ठीक है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है। इसी तरह जो है शिमला पैक्ट हुआ था कौन, शिमला पैक्ट या शिमला समझौता 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच में था कौन, यहाँ जो है भारत चीन, और यहाँ जो 1972 शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये चीज हुआ था, ठीक। इस तरह के जो आर्टिकल के हिसाब से था, आपको जो है DPS मतलब राष्ट्रीय नीति निष्ठता आपका समाप्त होता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो है कुछ जो है अलग से भी कुछ न कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है। कहने मतलब है इसको नीति निष्ठता तत्व को जो है जो 36 से 51 है, इसको 3 भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। एक है समाजवादी, एक गांधीवादी और एक उदार प्रकृति मतलब उदार विचारधारा वाले हैं, ठीक। उन्हीं को देखते हैं, पहले देखते हैं जैसे गांधीवादी विचारधारा, ठीक, और समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा, ठीक। गांधीवादी विचारधारा क्या कहती है, जैसे 40 जो बताए ना, गांधी जी पक्के जो है समर्थक किसके थे, ग्राम पंचायत के, इसलिए जो है आप 40 को समझ लीजिए। 43 क्या है, 43 क्या, उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी। इसीलिए जो गांधी जी कहते नहीं थे कि आप जो है बुनियादी शिक्षा का प्रावधान करिए, बुनियादी शिक्षा में आप ऐसा शिक्षा लाइए जो जिसमें अन्य कुटीर उद्योग अपना कर सके, जैसे टोकरी बनाना हो सकता था, डलिया बनाना हो गया, माचिस की तीलियां वगैरह बनाना जो है, ठीक है। तो ये सब चटाई वगैरह बनाना, ये सब सारे काम जो है इसमें खुद उद्योगों में था, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी वो अपन जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था उसमें भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। 46 में बता रहे थे, 46 में क्या है, 46 में क्या है, और 46 में बताए नहीं SC ST के लिए जो है उन्होंने बताए नहीं थे, हाँ SC ST के लिए उसने बताया नहीं, जैसे दलितों को उत्थान के लिए क्या किया था, हरिजन, दलितों को क्या बोलते हैं, हरिजन बोला था, और उन्होंने दलितों को उत्थान के लिए बहुत सारे जो है काम किए, इसलिए जो आप कह सकते हैं 46 भी जो है इनसे संबंधित है। 47 क्या है, मद्यपान निषेध से संबंधित है। इसलिए देखते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उसमें गांधी जी जो है अंग्रेज जो शराब की जो ताड़ी की जो मतलब वो दुकान थी उसके सामने जाकर स्ट्राइक करते थे, मतलब आंदोलन करते थे ताकि ये शराब पर ये टैक्स हटाओ, शराब बंदी करो हमारे देश से, ठीक है। ये चीज हो गया। 48 बुराने गांधी जी जो है कट्टर अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के नहीं, हिंसा मतलब मार काट मार धार युद्ध, ठीक। इसलिए अहिंसा के कट्टर समर्थक थे, तो ठीक है। 48 में क्या है का, 48 में है, तो 48 में क्या है, और पशुपालन और कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं समाजवादी में क्या चीजें हैं। समाजवादी में बताया था ना, समाजवादी मतलब होता है कि सब चीजें जो है समाज के मतलब हिसाब से चल रही, मतलब राज्य का ज्यादा से ज्यादा जो है संसाधनों पर नियंत्रण हो, और वो जब समाज मतलब राज्य का जब ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब संसाधन में नियंत्रण होगा तो सभी वर्गों के लिए जो उचित रूप से वो जो है हर मतलब वितरण करेगा संसाधनों का, ठीक है। वही चीज कहने मतलब है। तो 38 जैसे है, इसमें क्या है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति है, कितने में, 38 में है, ठीक है। 38 देख सकते हैं लोक कल्याण की, कहाँ गया,
यही मतलब जो कल्याण की अभिवृत्ति है 38 में, ठीक है। वही पहले बताए थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। और दो तरीके से इसमें वो क्या थे, वो लोकतंत्र थे। इसमें पढ़ेंगे अभी, इसको रिवाइज करेंगे तब, ठीक। ये हो गया 39, 38 हो गया। 39 देखेंगे, इसमें क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। 39 में क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। 41 में क्या बताए थे, समाजवादी में कुछ विशेष दशाओं में, जैसे विधवा पेंशन देना, वृद्धा पेंशन देना, बेरोजगारी भत्ता देना और दिव्यांग लोगों को साइकिल देना, ये सब है, ठीक। 41 हो गया। मनोचित दशा, 42 में क्या है, मनोचित दशा, मतलब व्यक्ति के मनो की दशा के हिसाब से उसको काम देना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगह उसको काम दिया जाए ताकि वो उसे मतलब वो कर सके, ऐसा नहीं कि बहुत प्रदूषित शहर मतलब जगह जो इसको काम दे दिया जाए जिससे उसको जो है प्राणोदय स्वतंत्रता की वो खतरे में पड़ जाए, ठीक। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं 43 का, इसमें क्या है, उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी, ठीक है। उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी, यही है ना, यही है। तुम बताए थे उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी की मतलब राज्य जो है उद्योग धंधों में ऐसी व्यवस्था करे कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब मैन फोर्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े उसको, ठीक है, ताकि सबको रोजगार मिल सके। ये हो गया 47 में क्या कहता है, और देखते हैं 47 ये बोलता है भैया, हाँ, मद्यपान निषेध। मद्यपान निषेध मतलब जो समाजवादी जो लोग होते हैं वो भी इसका मना करते हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक। अब हो गया उदारवादी। उदारवादी विचारधारा क्या होता है, अभी उदारवादी विचारधारा है जैसे साथ साथ बताए ना, कॉमन सिविल कोड हो गया, ठीक है। 45 में क्या है, सबको जो शिक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और इसमें क्या है, कृषि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। 48 में क्या है, कृषि पशुपालन तो आप खुद बढ़ावा देंगे, लेकिन वन्य जीवों को भी उनको भी संरक्षण दिया जाए, उनको संवर्धन किया जाए। इसीलिए जो टाइगर एक्ट, एलिफेंट एक्ट, ठीक है, राइनो एक्ट, दुनिया भर का ये सब आया गया, ठीक। अब देखते हैं 49 में क्या है, उद्योग धंधों ऐतिहासिक महत्व के या राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनको जो है संरक्षण किया जाए, ठीक। 50 में क्या है, 50 में क्या है, 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होगा, इसी दूसरे कोई मतलब नहीं होगा मिलाप, ठीक। 51 क्या भी है, जब आपने देश पूरा कर लिए तो पूरे देश में क्या करो, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आप पहले अपने देश में शांति व्यवस्था करो, दूसरे के यहाँ भी शांति व्यवस्था कराओ। इसी के तहत जो है क्या तहत जो है भारत जो है यूएनओ का भी सदस्य है, ठीक है। इसी के तहत जो है भारत यूएनओ का भी सदस्य है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जो है अब थोड़ा हम ये वाद समझ लेते हैं, उसके बाद हम रिवीजन वाले मोड में आते हैं, ठीक है। कुछ वाद मतलब है कि डीपीएसपी और मूल अधिकार को लेकर के समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटिशनर मतलब केस पहुंचते रहते थे कि मतलब क्या डीपीएसपी मतलब मूल अधिकार ज्यादा श्रेष्ठ है या जो है हमारा ये राजनीति निष्पक्षता, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ठीक है। तो इसी में जो पहली बार जो वाद पहुंचा था, पहली बार जो तो था चंपकम दोराई राजन, ठीक है। ये मद्रास से संबंधित है, चंपकम दोराई राजन और मद्रास हाईकोर्ट था, वहां से रिलेटेड है। तो उसमें जब पहुंचा है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, उसमें ये हुआ कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इसमें जो है इसमें मतलब बोला गया कि ये जो है फंडामेंटल राइट और ये डीपीएसपी कहीं चल नहीं रहा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये जो है क्या है, ये डीपीएसपी जो है श्रेष्ठ है, क्या है ये श्रेष्ठ है, ये क्या है, यह श्रेष्ठ है, क्या है मतलब ये श्रेष्ठ, ठीक, अभी बता रहे हैं। और ये क्या है, मूल अधिकार ये श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम, ठीक। तम का मतलब हो गया इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब ये मूल अधिकारी है, तो ये जो है डीपीएसपी कर्मचारी है। यहाँ कहने मतलब है कि फंडामेंटल राइट ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है, मतलब ज्यादा मतलब ये शक्तिशाली है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक। ये इसमें कहा गया, ठीक। ये था 1951 में, फिर बात संतुष्टि नहीं हुई कुछ लोगों को, फिर गोलकनाथ वाद हुआ, तो इसमें जो है 11 जज थे, ठीक है, 11 जज थे, ठीक, 11 जज, ठीक है। किसी मैटर में संवैधानिक रूप से सुनवाई करने के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी जिसमें 11 जज बैठे थे, और सबसे बड़ी जो बेंच थी वो
13 जजों वाली बेंच थी वो केशवानंद वाले वाद में था। ठीक है, इसके आगे इसको फिर देखेंगे। ठीक, जब इसे पहुंचा भैया तो इसमें कौन सा क्या श्रेष्ठ है, तो इसमें क्या गोलकनाथ वाद में कहा भैया ना तो मूल अधिकार श्रेष्ठ है और ना ही डीपीएसपी। ये क्या है, दोनों पूरक हैं, एक दूसरे के पर डिपेंड है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे एक रथ है तो एक रथ के दो पहिया हैं। ठीक है, दोनों को जरूरी है। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकल पाया तो आता है केशवानंद भारती बनाम। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम में आता है 1973 में। तो केशवानंद भारती बनाम में एक चीज कहा जाता है, देखिए इससे पहले केशवानंद बनाम जब आता है, देखिए इससे पहले आप ये समझिए 1972 में क्या है, 42 संविधान संशोधन 1976, संविधान संशोधन 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी सरकार थी और उन्होंने जो संविधान में इतने ज्यादा संशोधन किए, मतलब 59 संशोधन उन्होंने किया और इस तरह से सरकार का जो संघीय ढांचा था उसको संघीय ढांचा से एकात्मक उसको बना दिया था उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि जो मूल अधिकार है वो डीपीएसपी, तो इसलिए डीपीएसपी को मतलब लागू कराने के लिए जो है मूल अधिकार को कम किया जा सकता है और ऐसा ही प्रावधान उन्होंने किया था। जब इन्होंने ऐसा प्रावधान किया था तो केशवानंद भारती बनाम में ये वाद मतलब चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये केशवानंद भारती बनाम में ये डिसीजन देते हैं कि आप जो है डीपीएसपी मतलब राजनीति निषेधकत्व को आप लागू करने के लिए जो है आप मूल अधिकार में जो है कोई भी मतलब परिवर्तन या छेड़खानी या उसमें उसको मूल अधिकार को कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज इसको केशवानंद भारती बनाम में एक चीज दिया गया। ठीक है, ये चीज हो गया और ये यहाँ इसमें कितना था, 13 जज थे। ठीक है, और यहीं पर जो है उन्होंने जो क्या कहते हैं आधारभूत ढांचा का जो कॉन्सेप्ट यहीं से भी आया कि संसद ऐसा कोई भी मतलब संशोधन नहीं कर सकते जिससे संविधान का जो ढांचा ही चरमरा जाए, ढांचा ही खराब हो मतलब गड़बड़ा जाए। ठीक है, ये चीजें यहाँ आई। ठीक, ये चीज हो गया। अब होता है मिनर्वा मिल। अब मिनर्वा मिल बाद जो था 1980 में आया। ठीक है, ठीक है, ये जो है एक मिल से संबंधित है, ये मिल था तो वहां को लेकर एक वाद हुआ था 1980 में। तो ये गया तो यहाँ उन्होंने कहा मिनर्वा मिल वाले बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा जो है कि देखिए ना तो डीपीएस मतलब राज्य के नीति निषेध तत्व बहुत पावरफुल है, मतलब ज्यादा बड़े हैं और ना ही मूल अधिकार ज्यादा बड़ा है। ठीक है, उन्होंने कहा दोनों जो है को आपस में संतुलन मतलब संतुलित है, दोनों एक दूसरे के मतलब बराबर हैं। तो इसमें इन्होंने आगे भी डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा देखो जैसे मूल नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के लक्ष्य होते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है मूल अधिकार साधन है। ठीक है, तो अब कोई भी चीज अगर जैसे साधन है तो बिना जो साधन के आप लक्ष्य की प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो भले हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन साधन क्या है, बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, नेट है, ट्राईपोर्ट है, ये सब है ना साधन। इसीलिए कहने मतलब ये जो ट्राईपोर्ट वगैरह ये सब है, ये सब क्या है, ये जो है मूल अधिकार है। बाकी हम जो पढ़ाने लक्ष्य है ये हमारा डीपीएसपी समझिए आप। ठीक, ये सिंपल में आप ठीक ये चीजें हो गई है। ठीक, आप जी और चीज समझ लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े मतलब जज, सुप्रीम कोर्ट कोई भी होता है वो बहुत बड़ा जज ही होता है। तो उन्होंने थे एच.सी. छांगला ने कहा था यदि नीति निर्देशक तत्व को पूरी तरीके से मतलब नीति निर्देशक तत्व के जितने भी प्रावधान है उसको जो है देश में लागू कर दिया जाए तो इस धरती पर इस पृथ्वी पर जो है स्वर्ग हो जाए, मतलब भारत जो है स्वर्ग हो जाए। उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था। ठीक है, और भी एक जज महोदय थे एच.सी. मुखर्जी, शायद क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था जो ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के जीवनदायी हैं, संविधान के लिए जीवनदायी है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेंगे तो ये चीज नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके लाने का मूल उद्देश्य क्या था, लोग मतलब क्या है मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही इसका प्रावधान था। ठीक है, ताकि जो सरकार होगी तो उसका जो आएगी जो भी सरकार चलाएगी शासन तो उसका ये लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो जो है मूल अधिकार राष्ट्र नीति निर्देशक तत्व को लागू करे, जनता को मुहैया कराए। ठीक, अब ये चीज तो यहाँ से आपका ये समाप्त हुआ। ठीक, हालांकि अंतर तो चाहो देख सकते हो, जैसे अंतर होता कभी पूछता है मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है। तो मूल अधिकार जैसे जानते हो मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक है। तो जबकि
डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब सरकार के लिए बाध्यकारी है, जबकि डीपीएसपी या राज्य के निदेशक तत्व क्या है, सरकार के विवेकाधीन है, वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अगर आपको मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के मतलब आर्टिकल 32 मतलब के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जो है 226 तहत आप जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि ऐसे इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, अब यह है मूल अधिकार जो होता है वो नैसर्गिक होता है, वो जन्म से प्राप्त हो जाता है, जबकि ये नीति निषेध तत्व जो है ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वो वाली बात नहीं है कि ये बहुत ठीक। अब इसको हम थोड़ी देर में इसको समराइज करते हैं, इसको याद करने का इसको हम कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पेयर बनाकर चलेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, पहले देखें 36, 37, 38। 36 में आप समझिए कि क्या है, परिभाषा, किसी की परिभाषा है, और परिभाषा जो है आगे जो है 37 में ऐसी दी गई है तो इसको हम लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब 37 क्या वाद योग्य नहीं है। और 38 में क्या है, तो 36 परिभाषा हो गया, 37 क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो हम बताए 38 क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, जिसे कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार के न्याय होते हैं, और 2 प्रकार के जो है लोकतंत्र होते हैं। कौन, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, आर्थिक, ये क्या होते हैं, 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, 3 हो गया। 39 क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया। अब 39 खा में क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, ये चीजें हो गई। ठीक, ये आप इसको भी ले लो। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। भाई ग्राम पंचायत में देखते हैं ना कितना, जब गांव में चुनाव वगैरह होता है कितना सब लोग इसी में चौपट हो जाते हैं, जो खूब सारा मतलब वो अवैध तरीके से जीतने का प्रयास करते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत को आप आगे बताए होंगे, आपको हम या बताएंगे, जैसे 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जो है इसको क्या हुआ था, 1992 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये ग्राम पंचायत था। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है नगर पंचायत को लागू की, आगे देखेंगे। ठीक, 40 हो गया। और 41, 42, 43 इसका जो है एक ट्रिक है। ठीक है, 41 आप समझिए पहले, 41 में कुछ विशेष दशाओं में, ठीक, कुछ विशेष दशाओं में, जैसे बूढ़ा हो गया, विधवा हो गया, विकलांग हो गया, क्या हो, पेंशन दिया जाएगा, बेरोजगार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये हो गया 10 है। ठीक, आप लिख ही देते हैं जैसे दामन। ठीक, दा से क्या हो गया, कुछ विशेष दशाओं में। ठीक है, कुछ विशेष दशाओं में जो है सहायता दिया जाएगा। माँ से क्या हो गया, मानवोचित दशा, क्या हो गया, मानवीय दशा, कार्य की न्याय संगत या मनोचित दशा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये कार्य की न्याय संगत या मनोचित दशा आप समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, 43 क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी, ना से निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब किसी उतना दिया जाए परिस्थिति में उसका जीवन निर्वाह हो सके। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये हो गया 43 का खा और 44। 43 का खा क्या है, उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी 43 का खा में। और इसी तरह आगे जो है एक पॉइंट और बढ़ के चला जो है, भाई सरकार अगर नहीं कर पा रही तो हम खुद ही जो है आपको दे रहे हैं जो है कदम आगे बढ़ के 43 के खा में, कि आप सहकारी समिति बना लीजिए, हम जो है आर्थिक सहायता और आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रशिक्षण देंगे। ठीक, सरकार कहती है। 44 में एकदम आसान है, 4 क्या है, 4 2 बार 4 है, मतलब समान रूप से तो समान सिविल सहायता है। ठीक है, 45 में क्या है, 45 आप समझ सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क, मतलब अनिवार्य और निःशुल्क जो है प्राथमिक शिक्षा का उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, हालांकि इसको उठाकर वहां फेंक दिया गया, कहा मूल अधिकार में। अभी तो बचा क्या, सिर्फ 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य शिक्षा का उपलब्ध का प्रावधान करेगा। ठीक है, 45 हो गया। अब देखते हैं 46 में। ठीक, 46 में क्या है, SC ST OBC वर्गों के लिए आरक्षण, जिसमें शिक्षा आर्थिक रूप से विशेष प्रावधान किया गया। ठीक, अब 47 क्या हुआ,
अब 47 आप ये समझ लीजिए 1947 में क्या हुआ था, खूब जो है देश आज़ादी के मुहाने पे खड़ा था, मतलब आज़ादी हो गया था। तो इसी समय क्या गांधी जी आंदोलन चला रहे थे ना, मद्यपान निषेध, नया नशीली दवाई या शराब पे प्रतिबंध लगा रहे थे। ठीक, जब कोई मद्यपान निषेध नहीं करेगा तो उसका पोषाहार ऑटोमेटिक ठीक होगा, अच्छा खाएगा पिएगा तो स्वास्थ्य से अच्छा रहेगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो 46, 47, 48 ये चीज़ हो। फिर जब उसका नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा तो भाई सुधर जाएगा, क्या करेगा, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, दुधारू पशुओं को जो है वो नहीं मारेगा। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। आप देखते हैं 48 का जब अपने दुधारू पशु को नहीं मारेगा, मतलब अपने पशुओं को नहीं मारेगा तो क्या करेगा फिर, तो जंगल में जो जंगल में जो मतलब जानवर है उनको भी संरक्षण करेगा, वो पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण करेगा। इसी का जो है ये दुनिया भर के एक्ट आए हैं। ठीक है, जैसे टाइगर एक्ट, एलिफेंट एक्ट, राइनो एक्ट और जैव विविधता अधिनियम आया है, ये सब है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया है, ये कहीं मतलब है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं 48 का, इसको भी ले लीजिए। ठीक, अब देखते हैं 49, 50, 51, 49, 50, 51। ठीक, नाम से ही थोड़ा 49 नाम से थोड़ा क्या है, थोड़ा मतलब जिस तरह से 49, 59, 69, 79 में अंतर बताओ, थोड़ा टफ होता है ना। तो जिस तरह समझ ले जो है 49 मतलब समझो ऐतिहासिक, मतलब इतिहास में बहुत सारे डेट वगैरह याद कर रहे होते, इसलिए लोगों को टफ लगता है। तो देखिए 49 क्या ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, उनको जो है सुरक्षित किया जाएगा, उनको संरक्षण किया जाएगा, उनको समर्थन किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। 50 होता नहीं, 50-50 वाला मैच था नहीं पहले, 50-50 ओवर का, वही समझ लो। 50% डालो, 50% हमारा, तो क्या हो गया, न्यायपालिका कार्यपालिका का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं हुआ। 51 जब अपने देश में सारे प्रावधान कर लिए तो दुनिया भर में, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको भी तो शांति कराओ भैया। कहीं जो मारधाड़ मची हुई है यूक्रेन रूस में, इजराइल हमास के बीच में रहा है। ठीक, इन सब क्या करे, भारत को शांत, मतलब वहाँ पे शांति की अपील करना चाहिए। अगर कोई शांत हो सके तो क्या करो, मध्यस्थता कराओ। ठीक है, और अपना भी कोई अगर किसी से मैटर है, जैसे चाइना से, पाकिस्तान से, तो वहाँ भी जो मध्यस्थता करके या बातचीत करके उसको भी शांत कराओ। ठीक, यही इसमें कहा गया। इसी तरह जो है पंचशील समझौता हुआ था 1954 भारत चीन के साथ, फिर शिमला पैक्ट हुआ था 1972 में। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष व दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप डीपीएसपी पूरी तरीके से समाप्त हुआ अभी ये। ठीक है, चलिए जो है, और हो गया ना। चलिए जितने लोग हैं वीडियो देखा करिए, अब जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, अब और भी सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइए कौन सब्जेक्ट शुरू करें। ठीक है, नहीं तो हम तो सोच ही विचार रहे हैं मैं क्या शुरू करना है, फिर भी आप ही एक सब्जेक्ट बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।